नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपके अपने चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित जनसंख्या भूगोल पर। थॉमस माल्थस का सिद्धांत आपने पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं भारत की जनसंख्या नीति यानी भारत सरकार की जनसंख्या नीति के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है और हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जनसंख्या की जो प्रथम नीति जो बनी, प्रथम जनसंख्या नीति थी वो 1948 में आई। भारत विश्व का प्रथम देश बना जिसने 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया, इसे जनसंख्या नीति को स्वीकार्य किया। जनसंख्या नीति को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। किस प्रकार से? औपचारिक रूप से स्वीकार किया। लेकिन वास्तव में इस जनसंख्या नीति पर कार्य, जो जनसंख्या नीति बनी और परिवार नियोजन व्यवस्था पर बल जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। कब? तृतीय योजना में शुरू हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही जनसंख्या नीति पर औपचारिक रूप से जो स्वीकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था, उस पर कार्य प्रारंभ कब हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना में हो पाया। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि को कम करने पर प्रभावी कार्य प्रारंभ हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना में। उसी प्रकार हम बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें जनसंख्या की नीति और बनी 16 अप्रैल 1976 को। और ये वही दौर था जिसमें जबरन नसबंदी की छूट दे दी गई। राज्य सरकारों को जबरन नसबंदी की छूट दी गई और ये बड़े स्तर पर एक अभियान चला, पकड़ करके नसबंदी करवाने का। इंदिरा गांधी जी के समय का वो काल था जिसमें लोगों में भय बेशुमार था, क्योंकि जिन लोगों के 5 लड़कियां थी, 7 लड़कियां थी, 10 लड़कियां थी, वो एक पुत्र की तलाश में, आस में, कहीं ना कहीं इंतज़ार में बैठे थे और पकड़ के जो नसबंदी की जा रही थी उसके भय से वो कोई खेत में जा कर के कहीं छुपे। तो बुरे हालात थे उसमें उनके। तो जबर नसबंदी का दौर जो था वो इसी समय चला। और ये पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात है। यहाँ 18 वर्ष विवाह की लड़की की आयु और 21 वर्ष लड़की के लिए विवाह की आयु तय कर दी गई। 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो विवाह करें। तो ये कुछ विशेष बातें पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर शामिल हुई। इसके साथ साथ यहाँ गरीब जो लोग थे वो कहीं ना कहीं नसबंदी के खर्चे को वहन नहीं कर सकते थे, तो उनको क्षतिपूर्ति से संबंधित यानी कुछ मुआवजा या कुछ खर्चा उनको दिया जाने लगा, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। उसी प्रकार तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में नैदानिक उपागम के स्थान पर प्रसार उपागम को अपनाया गया। किसको? प्रसार उपागम को अपनाया गया। यानी जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उपाय, नैदानिक उपागम का मतलब होता है तरीका या ढंग। तो नैदानिक उपागम के स्थान पर प्रसार उपागम यानी प्रसार शिक्षा का उपागम पर बल दिया गया, ताकि अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जन जागृति फैलाई जाए, ताकि लोग परिवार नियोजन व्यवस्था को अपना सके। अपने देश पर अति भार इसलिए भी था क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, संसाधन अपने पास सीमित थे। उसी प्रकार अगली पंचवर्षीय योजना आई, अपनी जनसंख्या नीति आई 1978 में। तो याद रखें 1948 में प्रथम जनसंख्या नीति, फिर 1976 में और फिर 1978 में। और नवीनतम जनसंख्या नीति कब थी?
2000 में, जो कि MS स्वामीनाथन के बताएगी के आधार पर स्वीकार किया गया था। MS स्वामीनाथन के द्वारा जो विचार दिए गए थे उनके आधार पर 2000 की जनसंख्या नीति को अपनाया गया था। तो उससे पहले हम बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रोत्साहन के रूप में लोगों को पैकेज दिए जाने लगे। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर लोगों को नसबंदी संबंधी या परिवार नियोजन संबंधी व्यवस्था अपनाने पर उन्हें प्रोत्साहन संबंधी कुछ गिफ्ट किया जाने लगा। उसी प्रकार 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर गर्भ निरोधक संसाधनों को उपलब्ध करवाया जाने लगा। गर्भ निरोधक संसाधनों को उपलब्ध करवाया जाने लगा। गर्भपात को वेद मान लिया गया। क्या मान लिया गया? वेद मान करके इसमें वेद माना गया। तो कुछ यहां जन्म दर को कम करने के लिए प्रयास चल रहे थे, जिसमें गर्भपात, जो कि अपने आधुनिक युग में अगर प्रश्न कोई आ जाता है और ये दिया जाता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया गया, तो गर्भपात को वेद मानना शायद अपने गलत करें। तो ध्यान रखें, गर्भपात को 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर अधिक महत्व दिया गया, वेद मान लिया गया। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने का पर जोर दिया गया। शिशु मृत्यु दर को कम करने का जोर दिया गया, यानी उनको स्वास्थ्य की देखरेख पर अधिक जोर दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं 2000 की जनसंख्या नीति, यानी जनसंख्या नीति 2000, जो कि 15 जनवरी को पेश की गई। 2000 जनसंख्या नीति की हम बात कर रहे हैं, जो कि अपने सिलेबस के अंदर विस्तार से इसका बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की सीटों को 2026 तक 543 ही रखे जाने का प्रावधान किया गया। यानी लोकसभा की जो सीट है उनको 2026 तक किसी भी प्रकार से बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि लोकसभा की सीट जो थी प्रत्येक 10 लाख के ऊपर जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था और 2026 तक इसको 543 ही रखे जाने का प्रावधान किया गया। उसी प्रकार दो संतान को मानक मान करके, यानी 2 संतान, 2 लड़के या 1 लड़का 1 लड़की या 2 लड़कियां को परिवार के लिए, छोटे परिवार को अधिक महत्व देकर के कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया और 2 संतान तक किया गया, इसे मानक माना गया। यानी अपने औसत जो है यानी कि 2 से अधिक संतान नहीं, 2 तक के जिनकी संतान थी उनको प्रोत्साहित किया गया, उनको गिफ्ट दिए गए, उनके लिए विशेष नई नई प्रकार की योजनाएं चलाएगी जिस ताकि वो अधिक लाभान्वित हो, उसके लिए आकर्षित हो, प्रोत्साहित हो। और 2 संतान तक को ही उन्होंने सही माना, यानी 2 संतान को मानक रूप प्रदान किया गया कब? 2000 तक। और जनसंख्या को सीमित करने के लिए या जनसंख्या वृद्धि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2045 तक लक्ष्य रखा गया। 2045 तक जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी? बिल्कुल अपने काबू में रहेगी, 0 हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर 0 हो जाएगा, लक्ष्य रखा गया। लेकिन इसे बाद में बढ़ा करके 2070 कर दिया गया। वर्तमान में पूछ लिया जाए तो 2070 तक जनसंख्या वृद्धि को पूर्ण रूप से रोक लिया जाएगा। भारत का ऐसा लक्ष्य है 2000 की जनसंख्या नीति के आधार पर। नवीनतम जनसंख्या नीति कौन सी है? तो 2000 की है, इसमें 2045 रखा गया था, इसमें सुधार करके बाद में 2070
ईस्वी रख दिया गया। उसी प्रकार हम बात करते हैं 80% प्रसव जो है वो अस्पतालों में हो कि कहाँ पर हो, अस्पतालों, ये अस्पताल में हो जो कि मुख्य डॉक्टर या उनकी देखरेख में हो, और 20% अन्य सहायक डॉक्टर आदि उनके आधार पर प्रसव किया जाए। ये विशेष कुछ बातें थी। उसी प्रकार एड्स व संक्रामक रोगों पर पूर्ण रूप से काबू पाना, पूर्ण रूप से टीकाकरण को अपनाने का लक्ष्य रखा गया। लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक का लक्ष्य और लड़के की आयु 21 वर्ष से अधिक का लक्ष्य रखा गया। उसी प्रकार हम बात करते हैं तो किस प्रकार की मातृ मृत्यु दर है, वो प्रति 1 लाख में 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख में 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया। उसी प्रकार शिशु मृत्यु दर को 30 से कम करने का, प्रति 1000 में 30 से कम करने का लक्ष्य रखा गया। उसी प्रकार जन्म दर को 21 तक रखने का प्रावधान किया गया। उसी प्रकार लक्ष्य रखा गया कि 21 वर्ष से अधिक विवाह के बाद महिला 21 वर्ष के बाद 2 संतान के बाद अगर वो नसबंदी करवाती है तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 वर्ष के बाद 2 संतान के बाद गर्भ धारण करने की या गर्भ को समाप्त करने के लिए वो ऑपरेशन करवाती है या नसबंदी करवाती है तो उनके लिए क्या होगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा अगर वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो। सर्वव्यापक प्रतिरक्षण को महत्व दिया गया। भी सभी प्रकार से किसी भी प्रकार के अचानक आने वाली आपदा या विपदा संबंधित सरकार सर्वव्यापक सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार करेगी अपने जनसंख्या को सुरक्षित के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। तो ये कुछ विशेष बातें यहाँ आपको बताई गई है। तो ये 2000 की जनसंख्या नीति है जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आता है तो अपने को ध्यान रखना है कि किस पर आधारित थी। तो ये एस स्वामीनाथन के विचारधारा पर आधारित थी। 15 जनवरी को पेश की गई। इसमें लोकसभा की सीटें 543 2026 तक रखी गई। इसमें 2 संतानों को मानक रूप प्रदान किया गया। 2045 तक जनसंख्या की स्थिरता का लक्ष्य रखा गया। 80% प्रसव जो है वो अस्पतालों में हो और 20% जो कि प्रशिक्षित जो लोग हैं उनके अंदर हो। एड्स व संक्रामक रोगों का पूर्ण टीकाकरण किया जाए और इन पर पूर्ण रोक हो। लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़की के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। मातृ मृत्यु दर जो है वो 100 से कम का लक्ष्य रखा गया। शिशु मृत्यु दर जो है वो 30 प्रति 1000 में 30 तक रखा गया और जन्म दर है वो 21 प्रति 1000 तक रखी गई। किस प्रकार पूर्ण रूप से 2001 की जनसंख्या नीति का लक्ष्य रखा गया भविष्य के लिए भी 2010 तक ये लक्ष्य हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।